नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी। देखो, चैप्टर नंबर 1 में हमने विलयन पढ़ा, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, उसके बाद एक चैप्टर ऑर्गेनिक का आया। अब है अगला चैप्टर रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर 3। प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, सबसे पहले एक चैप्टर फिजिकल जाएगा, उसके बाद एक चैप्टर ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक का चैप्टर 6, 7, 8, 9 लाइन से है तो पढ़ने में एकदम ज्यादा बोरियस हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले एक चैप्टर फिजिकल करना, उसके बाद एक चैप्टर ऑर्गेनिक में आना। तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से एक चैप्टर ऑर्गेनिक होगा। ठीक, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिलहाल देखते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है समझो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया और अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और उसके परिवर्तन यानी कि क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? चलो, परिभाषा समझ में आ गया। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि इसका अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि उसको कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब दूसरा टॉपिक है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर समझना। अभिक्रिया की दर किसे कहेंगे? इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा? परिवर्तन। इकाई समांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की दर। इसको पिछले साल साम्यावस्था में पूरा डिटेल में पढ़ के आए हो। अभिक्रिया की दर कहलाती, समझ में आया? बैठो। अब अकल आ गई? हाँ, अब दोबारा चढ़ने नहीं जाना चाहिए। आर बराबर, देखो, अभिक्रिया की दर इकाई समांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इकाई समांतराल, इकाई मतलब प्रत्येक समांतराल एक समय में, एक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की दर। इस पॉइंट को एकदम अच्छे समझना। जैसे हमने ये कुछ मिट्टी ले लिया, क्या लिए? कुछ मिट्टी। मिट्टी से अपन बना रहे हैं घड़े, क्या बना दिया? घड़ा, बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या बनेगा? घड़ा बन रहा है, उत्पाद बनेगा। ये क्या है? अभिकारक और ये उत्पाद। अब मुझे बताओ, जैसे अभिकारक से उत्पाद बनते जाएगा तो मिट्टी खत्म होते जाएगा कि और बढ़ते जाएगा? खत्म होते जाएगा, मतलब ये क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, और घड़े की संख्या बढ़ेगी। तो इससे क्या पता चला? जब अभिक्रिया होते जाता है तो अभिकारक की सांद्रता घटता है कि बढ़ता है? सांद्रता मतलब मात्रा, क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि मिट्टी खत्म होते जाएगा। वो परिवर्तन किस में हो गया? घड़े में। समझ में आया? तो अभिकारक क्या होगा? घटेगा, और उत्पाद क्या होगा? समझ में आया? और वही लिखे, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? पहले ज्यादा मिट्टी था, अब कम हुआ, और ये घड़ा पहले कम था, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाए। समझ में आया? तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होगा कि कमी? सांद्रता में क्या होगा? कमी। समझ में आया? और नीचे में क्या आ जाएगा? समय अंतराल। क्लियर हुआ? अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल। और
अभी कारक की सांद्रता में क्या हुआ, कमी, तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होना चाहिए, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और बटे में क्या आ जाएगा, समय अंतराल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं समझाइए कर, समझ में आया। इकाई समांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक घटेगा उत्पाद बढ़ेगा, समझ में आया। तो रासायनिक बल गतिकी में हमने टोटल क्या क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसमें होने वाली क्रियाविधि, इन सब का क्या करते हैं अध्ययन, उसी को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, समझ में आया। फिर आया इकाई समांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक घटेगा उत्पाद बढ़ेगा, आया। तो R बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल एक्टिव मास ऑफ R डिवाइडेड बाय डेल टी। माइनस में क्यों किए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, घट रहा है। डेल का मतलब परिवर्तन, R मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और माइनस ये बता रहा है कि वो क्या हो रहा है, घट रहा है, समझ में आया। वैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू डेल P प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल T, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन। अब ये प्लस है, कुछ नहीं है मतलब, तो ये बढ़ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये दोनों चीज याद रखना। अब इस पर सवाल करेंगे, जो एग्जाम में सवाल आता है इसको, इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। एक रिएक्शन है A प्लस बी, ए प्लस, ये उत्पाद बना रहा है C प्लस डी। अब हमें बताना है इस पर अभिक्रिया की दर समझाइए, अभिक्रिया की दर। तो देखो ये अभिकारक है क्या, जिसको R बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये उत्पाद है प्रोडक्ट, P मतलब प्रोडक्ट उत्पाद, समझ में आया, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक घटता है कि बढ़ता है, उत्पाद घटता है कि बढ़ता है, ऐसे दर्शाना मत, मैं सिर्फ बता रहा हूं ना, समझा रहा हूं, समझ में आया। तो R इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे क्योंकि घटेगा, डेल परिवर्तन एक्टिव मास ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल T, समझ में आया। देखो इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और घट रहा है इसलिए माइनस, समझ में आया। वैसे ही R इज इक्वल टू माइनस डेल एक्टिव मास ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल T, इसको बोलते हैं एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक। ये हुआ बराबर R, इधर प्लस की माइनस, एक्टिव मास ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल T, वैसे R इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ D डिवाइडेड बाय डेल, समझ में आया कि नहीं आया। अब एकदम आसान ऐसे तो नहीं देंगे, थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल जोड़ेंगे या तो कोई कंपाउंड लगा देंगे। एक और क्वेश्चन, 2A प्लस 3B C प्लस 4D, ये चीज है, ये पता है ये क्या है, अभिकारक, घटेगा कि बढ़ेगा, ये क्या है, ये घटेगा कि बढ़ेगा, इसलिए प्लस आया। तो देखो अब R इज इक्वल टू, यहां एक चीज नया हो जाएगा, 2 है, सबसे पहले माइनस तो आएगा, अब 2 को लिखेंगे 1/2, 2 को 1/2, और डेल एक्टिव मास ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल, समझ में आया। R इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एक्टिव मास ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल, आया। सॉल्व करने का तरीका है, क्या तुम कैसे करूं उसको, R इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल, R इज इक्वल टू 1/1 होगा ना, और ये 1/4 डेल एक्टिव मास ऑफ D डिवाइडेड बाय, समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे अगर एक ही जगह कोई कंपाउंड लगाएंगे बन जाएगा, जैसे मान लो NH3 लगा दिए, I2 लगा दिए, या H2 प्लस 3H2 लगा दिए, हो जाएगा N2 प्लस 3H2, जैसे ये कर दिए N2 प्लस 3H2 2NH3, देखो यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 2, बना लोगे,
ये 1/1 एक्टिव मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल टी, ये H2 1/3 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 1/2। सिर्फ मैंने ए बी में समझाया, यहां कुछ बना कर देंगे, हो जाएगा। समझ में आया ना? नोट करो इसको भी। अगला हेडिंग है औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी पूरा, हाँ 11th का ही है। औसत वेग क्या होगा? किसी, हाँ लिखो, निश्चित, किसी निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक, ये पूरा लाइन लिख लो, इकाई समय अंतराल की जगह निश्चित समय अंतराल बस आ जाएगा। देखो, इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाया? अभिक्रिया की दर। तो अब किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा? औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग या औसत दर एक ही है ना? औसत वेग या औसत दर, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग, दोनों एक ही टॉपिक है, कंफ्यूज मत होना। दर को ही वेग बोलते हैं। आया? अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाया? औसत वेग। ठीक, आर एवरेज। क्लियर हुआ? तो आर एवरेज, एवरेज से दर्शा दिए, क्या लिखेंगे? आर का मतलब समझ जाओगे, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा? परिवर्तन, और बटे में समय अंतराल। दोनों में अंतर क्या पड़ा? क्या अंतर पड़ा? इसमें इकाई समय अंतराल लिया जाता है और इसमें एक निश्चित फिक्स टाइम दे दिया जाता है। समझ में आया? किसी निश्चित यानी कि फिक्स टाइम, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। अब देखो परिवर्तन हो रहा है तो इसको बोल सकते हैं x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। ये होता है हमारा आर एवरेज। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब आएगा ताक्षणिक दर। हाँ, ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर वही है ना? ताक्षणिक दर लिखो चाहे ताक्षणिक वेग लिखो, एक बरोबर। किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा? ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर कहलाता है। समझ में आया? देखो तीनों का तीनों ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन तीनों में एक एकदम छोटा सा माइनर डिफरेंस ही है। इसमें इकाई समय अंतराल लेंगे, इसमें निश्चित समय अंतराल लेंगे, और इसमें निश्चित समय पर जो अभिक्रिया का वेग है वही ताक्षणिक वेग कह रहा है। आया? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाते हैं, पता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो आर इज इक्वल टू ये हो जाता है माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, परिवर्तन होगा घटेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाय डी टी, क्योंकि प्लस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों चीज क्लियर है? कंफ्यूज नहीं है ना? देखो एक बार और, पहले क्या जाने? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, दर बोलो चाहे वेग बोलो वही है ना? क्या होगा? इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इकाई समय अंतराल, इकाई समय अंतराल, अभिकारक बदलेगा और उत्पाद भी बदलेगा। अब अभिकारक घटेगा, उत्पाद बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद औसत वेग में, इसमें इकाई समय अंतराल और इसमें किसी निश्चित समय अंतराल पर एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, इस फिक्स टाइम पर होगा तो वो होगा औसत वेग। और किसी निश्चित समय पर जो अभिक्रिया का वेग है वही क्या कहलाएगा? ताक्षणिक वेग। किसी निश्चित समय पर, निश्चित समय पर अभिक्रिया का जो वेग रहेगा
वही क्या होगा, तत्क्षणिक वेग। समझ में आया? ठीक, लिख लो अब। अगला लिखो, अभिक्रिया के वेग के आधार पर वर्गीकरण। अभिक्रिया का वेग है, वेग के आधार पर हम क्या करेंगे, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। अभिक्रिया के वेग के आधार पर किसका वर्गीकरण, अभिक्रिया का वर्गीकरण। देखो, अभिक्रिया को बांटे हैं कई प्रकार से, लेकिन किसके आधार पर, वेग के आधार पर। वेग के आधार पर क्या करना है, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। तो पहला, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, 3। पहला तीव्र अभिक्रिया, दूसरा मध्यम अभिक्रिया, तीसरा स्लो तीव्र को, फास्ट ही तीव्र को बोलते हैं, स्लो मतलब मंद। समझ में आया? बताओ, अरे एकदम। देखो, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र या तात्क्षणिक, तीव्र तात्क्षणिक किसको कहेंगे, जिसको संपन्न होने में एकदम कम समय लगे। वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में क्या लगे, कम समय। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, जो अत्यंत तीव्र गति से क्या हो जाए, संपन्न, संपन्न हो जाए, समाप्त हो जाए। जो अत्यंत तीव्र गति से क्या हो, संपन्न, उसको क्या बोले, तीव्र। समझ में आया? तो एकदम तीव्र गति से हो रहा है, मतलब इसमें एकदम बहुत ही कम सेकंड लगेगा, तो वो होता है 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड। देखो, प्लस में भी नहीं है, 1 सेकंड 2 सेकंड करके, माइनस में है। समझ में आया? एग्जाम्पल, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। अरे Cl तो इसके साथ ले लिए ना। समझ में आया? ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, आयनीकरण। आयनीकरण प्लस और माइनस में टूटा है, ये होता है श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। समझ में आया? Ag प्लस में रहेगा, NO3 माइनस में, Na प्लस में, Cl, तो AgCl बन गया। देखो, इसका प्लस और इसका माइनस, AgCl बनाया, और Na प्लस NO3 माइनस, तो NaNO3 बनाया। समझ में आया कि कंफ्यूज हो गए हो? दूसरा कौन सा अभिक्रिया है, मध्यम अभिक्रिया, मध्य नहीं, दूसरा कौन सा है, मध्यम। अब मध्यम का बता सकते हो परिभाषा, जिसको कंप्लीट होने में ना तो ज्यादा समय लगे और ना ही कम समय, बीच का समय, ना तो अधिक समय, ना तो अधिक समय और ना ही कम समय, ना ज्यादा समय लगेगा और ना ही कम समय लगेगा। समझ में आया? तो देखो, CH3COOH, CH3COH, C2H5OH, दोनों तरफ से दर्शाएगा। क्या बना सकता है, CH3CO माइनस रहेगा क्या, ऐसे करो ना, छोड़ो, देखो यहाँ OH है, यहाँ H है, क्या बाहर हो जाएगा, H2, क्या हो जाएगा बाहर, H2। क्या क्या बचा, CH3, COO, C2H5। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा अभिक्रिया, एस्टरीकरण, एस्टर बनाया, RCOOR। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा, अब मुझे मंद की परिभाषा खुद से बताओ, एकदम ज्यादा समय लगे, तीव्र गति से हो रहा है मतलब तीव्र अभिक्रिया, मध्यम गति से हुआ मतलब मध्यम अभिक्रिया, एकदम धीमी गति से हुआ मतलब एकदम धीमी गति, एकदम धीमी गति, या मंद गति बोल सकते हैं। पूर्ण होने में क्या लग जाए, जिसे पूर्ण होने में काफी समय लगता। एग्जाम्पल बता सकते हो, जंग लगना,
जंग लगना एकदम तीव्र गति से होगा क्या? जैसे लोहे की छड़ है, खुला छोड़ दिए, तुरंत जंग लग जाएगा? 3-4 दिन में लग जाएगा? उसको होने में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल पहला, जंग लगना, जंग लगना, समझ में आया कि नहीं आया? दूध का खट्टा होना, ये भी है क्या? तो हाँ? नहीं, अरे सुनो सुनो सुनो, 1 सेकेंड में हो जाएगा? देखो, तीव्र मतलब जो एकदम जल्दी गति से हो, और ये थोड़ा सा बस टाइम लेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अब घंटे में हो सकता है, दिन में हो सकता है, साल में हो सकता है, महीने में हो सकता है, इस तरह से। लो, मिटा दिया इस एग्जांपल को। सुनो अब इसका, Fe फेरस है, H2O से क्रिया करेगा। फेरस किससे क्रिया करेगा? H2O से। तो क्या बनाएगा? हाँ, बीच में कौन रहेगा? नमी रहता है ना वातावरण में, तो Fe2O3 इंटू H2O, जंग का रासायनिक सूत्र। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? वो छोड़ दो, उसको नहीं लिख रहे हो तो छोड़ दो, कंफ्यूज हो छोड़ दो। हाँ तो चलेगा, सही है, सही है। ये लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं उसको हटा दिया, लेकिन वो सही है। ठीक, कल पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो वेग को प्रभावित करेंगे, इसको अच्छे से तैयार करके रखोगे आज क्लास।